पिछले एपिसोड में हमने बात किए थे कि वेंडी एलियन के शब्दों को सुन सकते थे और उसी के जरिए वो ट्रांसलेट करके उनकी भाषा को सीख लिए थे। अब तो वेंडी हमेशा ही उस लैब के अंदर आके वो छोटे से एलियन के बच्चे के साथ बातें करती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि उसी लैब में एक चेम्बर में वही लैम्प को बंद किया गया था जिसकी आंखों में फिलहाल वो एलियन आंखें अपने बिल बना ली है। अब तो वो भेड़ हमेशा ही खड़ा रहता है और घर में आने वाले सभी के ऊपर अपनी नजरदारी करता है। उसे देख के ऐसा तो लगता है कि वो अपनी मन ही मन में एक ऐसी प्लान को बना रहे हैं जिसके जरिए वो ये पूरे प्रोडिजी कंपनी को पूरी तरह से तबाह कर देगी। और इसी तरीके से हर रोज ही वेंडी आके वो छोटे से एलियन के बच्चे के साथ बातें करती थी। धीरे धीरे वो एलियन बड़ा होता गया और अब तो उसके पीछे से पूंछ भी निकल गई, 2 हाथ 2 पैर भी निकल गए। लेकिन उसे खुले में नहीं रखा गया, उसे कांच के चेम्बर में रखा गया। एक रोज चेम्बर के बाहर खड़े होके वेंडी के भाई हरमीट और कर्स दोनों ही मिलके वेंडी की हरकतों को देख रहे थे। वहाँ पे कर्स को हरमीट सवाल पूछ ही लेता है कि वेंडी कब इस जगह से छूट पाएगी और मैं कैसे वेंडी का ख्याल रख सकता हूँ, उसकी बैटरी को मैं कैसे चार्ज कर सकता हूँ। कर्स ये बातें सुन के समझ जाता है कि हरमीट अपनी बहन को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। वहाँ पे कर्स पूरी तरह से समझा देता है कि तुम अपनी बहन को क्यों ले जाना चाहते हो। वो भविष्य में जाके अनंत ब्रह्मांड में ऐसी सितारे या फिर ऐसी ग्रह को तलाश कर सकता है जो इंसान कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हरमिट का मन कहीं न कहीं मन नहीं रहा था क्योंकि उसकी बहन अभी भी एक छोटी है। इतने में दूसरे लैब में जहाँ पे सिंथेटिक को बनाया जाता था वहाँ पे सिल्विया और आर्थर खड़े होके डीएक्टिवेट निब्स के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे थे और वहाँ पे मिस्टर एडम आके दोनों को हुक्म देते हैं कि निब्स के दिमाग से जितने भी यादें हैं सभी को मिटा दो और नई यादें डाल दो। ये बातें सुनते ही आर्थर वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाते क्योंकि ये सरासर गलत है। लेकिन मिस्टर एडम को सही गलत से कोई परवाह नहीं। वो हुक्म देता है कि अगर तुम ये काम करो तो यहाँ पे रुक सकते हो, अगर नहीं करोगे तो यहाँ से तुम जा सकते हो। आखिर में एटम के साथ जबान लड़ाने के जुर्म पे आर्थर को कंपनी से फायर कर दिया जाता है। वही सिल्विया काम करने के लिए वहाँ पे रुक जाता है और वो एटम ने जो कहा वही काम किए। लेकिन वही दूसरी तरफ लैब के अंदर से बाहर निकलते ही हरमिट अपनी बहन के साथ में जाके बातें करने लगते हैं और उसे समझाने लगे कि तुम्हें इस जगह छोड़ के जाना होगा और क्यों ना हम दोबारा परिवार की तरह रहने लगे। आखिर में काफी ज्यादा बातचीत होती है और वहाँ पे हरमिट को बता ही देती है वेंडी मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ। अपनी बहन के मुंह से ये जवाब सुन के हरमिट को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जानता है इस कंपनी के अंदर कोई ना कोई गलत काम तो चल रहा था। प्रोडिजी कंपनी के अंदर सब कुछ सही तरीके से चल रहा था क्योंकि उन्हें एलियन स्पीसीज यानी एलियन लाइफ फॉर्म तो आसमान से नहीं लाना पड़ा था और उसी एलियन फॉर्म को लेने के लिए यूटानी पूरी तरह से जोर लगा दिए थे। वो इंटरनेशनल लॉ के तहत मीटिंग बुलाते हैं प्रोडिजी कंपनी के साथ। फिर दुनिया की दोनों कंपनी जो ट्रिलियनर कंपनी है वो बिल्डिंग के अंदर जाके हाजिर होते हैं। लंबी चौड़ी मीटिंग होती है और यहाँ पे दोनों पक्ष ने अपनी तरफ से आरजी रखती है। लेकिन आखिर में मीटिंग में जो फैसला होता है ये प्रोडिजी कंपनी यूटानी कंपनी के जो जहाज हैं वो लौटा देगा, बदले में यूटानी उसे $2 बिलियन देगा। ये फैसला सुनते ही बॉय कैपिलर वहाँ पे अपनी प्रस्तावों को रखते हैं और सबके साथ प्रकाश करते हैं कि उस जहाज के अंदर एलियन लाइफ फॉर्म मौजूद है जो वो मीटिंग करने वाले इंटरनेशनल व्यक्ति यानी पर्सन नहीं जानते थे। ये बात बाहर आते ही बॉय कैपिलर $2 बिलियन को डबल करके $4 बिलियन में तब्दील कर दिए और मजबूरन वहाँ पे यूटानी को मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे बॉय कैपिलर एक और शर्त को लागू करता है क्योंकि उस टाइम पे दुनिया में कर्फ्यू चल रहा था, इसीलिए जब तक कर्फ्यू बंद ना हो जाए तब तक वो शिप प्रोडिजी कंपनी के अंदर ही रहेगी। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में लौट जाते हैं। बॉय कैविलियर जाने के बाद वहाँ पे यूटानी मिस्टर मोरो के साथ बातें करते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा प्लान के बारे में, मुझे कुछ बताओ। मिस्टर मोरो कहा कि मुझे लगता है प्रोडिजी कंपनी वालों को हमारे प्लान के बारे में मालूम चल गया। पिछले 24 घंटों में वो अपनी एरिया में सिक्योरिटी दुगनी कर दिए और इसी वजह से हमारे हाथ में एक और तरकीब है। हम उन सिक्योरिटी को तोड़ के अफरा तफरी मचा देंगे और उसी के फायदे उठा के हम अंदर जाके अंडों को लाएंगे। मिस्टर मोरो वहाँ पे बात खत्म करके नीचे जाने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ते ही उसके साथ बातें करने के लिए कर्स भी चले आते हैं। वहाँ पे दोनों के साथ बातचीत होते हैं। एक है साइबोर्ग और एक है पुराने जमाने का इंटेलिजेंट रोबोट। बातचीत के आखिर में कर्स वहाँ पे अपनी पहेलियों के जरिए साइबोर्ग मोरो को समझा देते हैं कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो तुम
तुम एक दिन अपनी दर्द के जरिए अपनी आंखों को खो दोगे, यानी मारा जाओगे। लेकिन मिस्टर मोरो कहाँ सुनने वाले थे। वही प्रोडिजी कंपनी के अंदर तभी लैब में जहाँ पे सिंथेटिकों को बनाया जाता था, वहाँ पे अकेली सिल्विया काम कर रही थी निब्स के दिमाग से सारी यादों को मिटाने के लिए, और वो मिटा देती है। इसके बाद निब्स जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाती है, वहाँ पे मिलने के लिए वेंडी आती है, और बातों ही बातों में उन दोनों ने अब तक जो एलियन लाइफ फॉर्मों को यूटानी के शिप के अंदर से लाए थे उन सभी के बारे में बातें करने लगे। यानी अमूमन हम अपने दोस्तों के साथ बातें करने के टाइम पे इधर की बातें उधर की बातें करते हैं, उसी तरीके से वेंडी अपनी दोस्त निब्स के साथ बातें करने लगी। लेकिन निब्स लगातार कहती रही कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, तुम क्या बक रही हो। फिर लगातार निब्स के मुंह से ये बातें सुन के वहाँ पे वेंडी के मन में शक लग जाता है, कहीं न कहीं प्रोडिजी कंपनी वाले इसके साथ कुछ तो किए होंगे, इसकी यादें मिटा दिए होंगे। और वहीं पे वेंडी के मन में बहुत ही जोर धक्का लगता है, वो परेशान हो जाती है। और बिल्कुल इसी टाइम पे दूसरे साइड में स्लाइडली भी परेशानी में थे, वो कैसे एक इंसान को वो लैब के अंदर ले जा पाएगा। और वही स्लाइडली तभी जाके हाजिर होते हैं वेंडी के कमरे में, जहाँ पे बैठ के हरमिट ड्राइंग बना रहे थे। वेंडी के कमरे में स्लाइडली को अचानक देख के हरमिट वहाँ पे कुछ हिचकिचाहट करते हैं, लेकिन स्लाइडली बार बार हरमिट को कहता रहा कि मेरे पास एक सरप्राइज है, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो लैब के अंदर है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। बार बार स्लाइडली हरमिट को रिक्वेस्ट करते रहे। आखिर में हरमिट जैसे ही जाने वाले थे और वहाँ पे उसी के आर्मी के दोस्त रशीदी आके हाजिर होकर कहता है, हमें नई ड्यूटी मिली है बिल्डिंग के बाहर जाके गार्ड देने की। लेकिन फिर भी स्लाइडली लगातार रिक्वेस्ट करते ही जा रहा था। उसकी ये हरकतें देख के दोनों को शौक लगता है, स्लाइडली कब से ऐसी हरकतें करने लगे। फिर क्योंकि उन दोनों को ड्यूटी मिल गई थी, इसलिए रशीदी के साथ हरमिट वहाँ पे निकल जाता है और जाके हाजिर होते हैं बिल्डिंग के बाहर जंगल में। तब तक बारिश शुरू हो गई थी और बिल्कुल ऐसे करते हुए काफी दिन बीत चुके थे। वो बच्चा सा एलियन अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब तो हर रोज ही वेंडी लैब के अंदर जाके उसके साथ बातें करने लगी हैं। बल्कि कहा यह जा सकता है कि वेंडी और वो जेनोमॉर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए। दूसरे साइड में इसी टाइम पे मीटिंग खत्म करके प्लेन के जरिए लौट रहे थे बॉय जीनियस अपने साथियों को लेके, और उसी प्लेन के अंदर कर्स्ट भी अपनी टैब के जरिए सभी कुछ नजारे देख रहे थे और वक्त हो चुका था उन एलियनों को खाना देने के लिए। उसी टाइम पे कर्स्ट तभी अपनी लैब हेल्पर सिंथेटिक टर्टल्स को कहा कि तुम जाके लैब के अंदर उन एलियनों को खाना दे दो। और यहीं पे होती है सबसे बड़ी गलती। आदेश मिलते ही टर्टल्स तुरंत ही लैब के अंदर जाके सबसे पहले वो भेड़ को खाना देता है, लेकिन वो भेड़ खाना नहीं खाते। वो टर्टल्स की हरकतों के ऊपर नजरदारी करने लगे। इसके बाद टर्टल्स जैसे ही दूसरे खाना को ट्रे में लेके एक ऐसी एलियन प्रजाति को खाना देने जाते हैं जो उसी चेम्बर के अंदर दीवार में घोंसला बना लिए। टर्टल्स जैसे ही उसके चेम्बर को खोलने जाते हैं वो खुलते नहीं। थोड़ी सी जोर लगाते ही उसका ढकना टूट जाता है, यानी वो उसके जरिए खाना नहीं दिया जा सकता। और इसके बाद ही वो मेन दरवाजा खोल के अपने पैर में दरवाजे को थोड़ी सी बाहर खोल के रख के ट्रे को अंदर जैसे ही डालने जाता है, उसी टाइम पे पास वाली चेम्बर के अंदर ही वो एलियन भेड़ को रखा गया था। वो शीशे के ऊपर जोर धक्का मरता है। अचानक धक्का मरने की वजह से टर्टल्स चौंक जाता है और पैर दरवाजे से हट गया। दरवाजा लग जाता है और वो चेम्बर के अंदर लॉक हो गया। इसके बाद ही वो घोंसले के अंदर से वो मकड़ी की तरह दिखने वाले एलियन बाहर आके उड़ते हुए सीधे टर्टल्स के हाथ के ऊपर बैठता है और अपनी सूट को निकाल के एसिड उसके मुंह के ऊपर डालते ही टर्टल्स धीरे धीरे वहां पे डीएक्टिवेट होने लगे और उसके मुंह के अंदर से सफेद सीरम बाहर निकल गए। यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्योंकि वो भेड़ के अंदर वो इंटेलिजेंट एलियन जीव बिल बना ली है, इसलिए वो धीरे धीरे उसके अंदर जो शैतानी हरकतें हैं वो बाहर करने लगती हैं और उसका पहला शिकार बन जाता है टर्टल्स। और बिल्कुल इसी टाइम पे दूसरे साइड में वेंडी जाके सिल्विया के साथ बातें करती है निब्स के बारे में। काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है। वहाँ पे मुद्दा बात यह थी कि वो क्यों एक सिंथेटिक के साथ ऐसी हरकतें किए, उसे किसने हक दी उसके दिमाग के अंदर से यादों को मिटाने के लिए। इसका मतलब वो कभी भी उसके साथ भी ये हरकत कर सकता है। वेंडी के मुंह से ये सभी बातें सुन के सिल्विया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम तो बस एक साइंटिस्ट हैं जो हम तुम्हें दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेंडी वहाँ पे बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब तो उसे कर्स की बातें सच लगने लगी हैं। कर्स उसे एक रोज प्लेन में कहा था कि इंसान खुद को बचाने के लिए दूसरों को मार देते हैं। यानी यहाँ पे ये समझा जा सकता है निब्स की तरह वेंडी भी अब हो सकता है कि ये प्रोडिजी कंपनी के खिलाफ में चले जाएं।
लेकिन इसी टाइम पे दूसरे साइड में वेंडी के भाई हर्मिट आर्थर के पास जाके बातें कर रहे थे। आर्थर उसी टाइम पे अपनी सामानों को समेट रहे थे। उसे टाइम दिया गया था 24 घंटे के अंदर ये आइलैंड छोड़ के जाना होगा। जाते ही हर्मिट आर्थर को सवाल करता है, क्या मेरी बहन यहाँ पे सुरक्षित है? क्योंकि हर्मिट ये जवाब अपनी मुंह से नहीं दे सकते थे, क्योंकि सीसी कैमरा के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और उसी टाइम पे उसे कंप्यूटर के सामने बुला के सब कुछ बातें बता दिए। तुम्हारी बहन यहाँ पे सुरक्षित बिल्कुल नहीं, तुम उसे यहाँ से ले जा नहीं पाओगे कभी भी, जब तक तुम अपनी बहन के शरीर के अंदर ट्रैकर को बंद ना करोगे। ये जानकारी मिलने के बाद ही हर्मिट वहाँ से निकल जाता है। हर्मिट के निकल जाने के बाद ही कंप्यूटर में मैसेज आया, टटल्स ट्रैकर के अंदर बिल्कुल नहीं है। ये बातें देखते आर्थर तभी कंप्यूटर में सीसी कैमरा को चेक करते हैं। लैब के अंदर उसे टटल्स दिखाई देते हैं और बिल्कुल इसी टाइम पे उसी लैब के बाहर दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे। हैरान हो गए वो स्लाइटली, वो इंतजार कर रहे थे कब वहाँ पे एक इंसान आ जाए। और वो देखा आर्थर वहाँ पे पहुँच गया है। स्लाइटली को देखते ही आर्थर को लगा कि वो भी टटल्स को ढूंढ रहे हैं। और उसी टाइम पे दरवाजा खोल के दोनों अंदर जाते हैं और स्लाइटली को मौका मिल जाता है। आर्थर वहाँ पे जाके दरवाजा खोल के टटल्स को बाहर निकलने में बिजी हो जाते हैं। और उसी टाइम पे स्लाइटली उस चेंबर के दरवाजा खोल दिया जिसके अंदर अंडों को रखा गया था और खुद स्लाइटली उस लैब से निकल के बाहर से गेट को लॉक कर दिए। और उसी टाइम पे आर्थर को महसूस होता है कि लैब के अंदर एक एलियन छूट गया है। वो खुद को बचाने के लिए दरवाजे के सामने जाके स्लाइटली को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन स्लाइटली खोलते नहीं। और आखिर में वो फेस हैकर सीधे आर्थर की मुंह पे ऊपर बच जाता है। आर्थर नीचे गिर गया। दूसरी साइड में ये सभी हरकतें टैब के जरिए सब कुछ देख रहा था कर्स, लेकिन वो किसी को भी दोनों को बचाने के लिए कहा ही नहीं। वही लैब के अंदर तभी स्लाइटली दरवाजा खोल के अंदर जाता है। आर्थर की बॉडी को पकड़ के वेंटिलेशन के चेंबर को खोल के उसके अंदर डाल के खुद भी उसके अंदर से चलने लगे, क्योंकि अब उसका दूसरा काम यह है कि वो इस बॉडी को 2-3 दिन के लिए छुपा देगा और आखिर में ट्रांसफर कर देगा मिस्टर मोरो को, ताकि वो अपनी मॉम को मोरो के हाथ से बचा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह कि तभी भी वो चैम्बर के अंदर खड़ा हुआ था वो भेड़, जिस भेड़ को कंट्रोल कर रहे थे वो इंटेलिजेंट एलियन आंखें। ये देख के तो लग ही सकता है या फिर कहा ही जा सकता है कि वो एलियन आंखें ही हैं इन सभी एलियन की लीडर। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होती है हमारी एपिसोड 6 की कहानी, क्योंकि एपिसोड 5 हम अभी तक बात नहीं किए हैं। उस एपिसोड में हमें दिखा गया कि किस तरीके से मिस्टर मोरो वो एलियन शिप के अंदर अपनी सभी दोस्तों को मरने देता है उस जेनोमॉर्फ के हाथ में। इसकी कहानी हम किसी और दिन बात करेंगे। एपिसोड 7 में हम बात करेंगे क्या वो भेड़ ही यानी उसके अंदर जो एलियन आंखें हैं वही ये एलियनों की लीडर है, उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तब तक आप अपना ख्याल रखें।